हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है मेरे भैया। सावन का महीना था। दोपहर के 3 बजे थे। रिमझिम शुरू होने से मौसम सुहावना, पर बाजार सुनसान हो गया था। साइबर कैफे में काम करने वाले तीनों युवक चाय की चुस्कियां लेते हुए इधर उधर की बातों में वक्त गुजार रहे थे। अंदर एक दो कैबिन में बच्चे वीडियो गेम खेलने में व्यस्त थे। एक दो किशोर दोपहर की वीरानगी का लाभ उठाकर मनपसंद साइट खोलकर बैठे थे। तभी वहां एक महिला ने प्रवेश किया। युवक महिला को देखकर चौंके, क्योंकि शायद बहुत दिनों बाद एक महिला, और वो भी दोपहर के समय, उनके कैफे पर आई थी। वो व्यस्त होने का नाटक करने लगे और तितर बितर हो गए। महिला किसी संभ्रांत घराने की लग रही थी। चाल ढाल व वेशभूषा से पढ़ी लिखी भी दिख रही थी। छाता एक तरफ रखकर उसने अपने बालों को, जो वर्षा की बूंदों व तेज हवा से बिखर गए थे, कुछ ठीक किए। फिर काउंटर पर बैठे लड़के से बोली, मुझे एक संदेश टाइप करवाना है। मैं खुद कर लेती, पर हिंदी टाइपिंग नहीं आती है। आप मुझे लिखवाएंगी या? हाँ, मैं बोलती हूँ और तुम टाइप करते जाओ। कर पाओगे? शुद्ध वर्तनी का ज्ञान है तुम्हें? लड़का थोड़ा सकपका गया, पर हिम्मत करके बोला, अवश्य कर लूंगा। मना करने से उसके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचने की आशंका थी। महिला ने बोलना शुरू किया, लिखो, मेरे भैया, शायद ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए अंतिम राखी होगी, क्योंकि अब मुझ में इतना सब्र नहीं बचा है कि मैं भविष्य में भी ऐसा करती रहूंगी। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि शिकायत करने का हक तुम वर्षों पहले ही खत्म कर चुके हो। इतना बोलकर महिला थोड़ा रुक गई। भावावेश से उसका चेहरा तमतमाने लगा था। उसने कहा, थोड़ा पानी मिलेगा? लड़के ने कहा, जरूर, और फिर एक बोतल लाकर उस महिला को थमा दी। लड़के को बड़ी उत्सुकता थी कि महिला आगे क्या बोलेगी। उसे ये पत्र बड़ा रहस्यमयी लगने लगा था। महिला ने थोड़ा पानी पिया, पसीना पोंछा और फिर लिखवाना शुरू किया। कितना खुशहाल परिवार था हमारा। हम 5 भाई बहनों में तुम सबसे बड़े थे, और माँ के लाडले तो शुरू से ही थे। तभी तो पापा की साधारण कमाई के बावजूद तुम्हें उच्च शिक्षा के लिए शहर भेज दिया था। पापा की इच्छा के विरुद्ध जाकर माँ ने तुम्हारी इच्छा पूरी की थी। तुम भी वो बात भूले नहीं होंगे कि माँ ने अपनी बात मनवाने के लिए 2 दिन तक खाना नहीं खाया था। जब तुम्हारा दाखिला मेडिकल कॉलेज में हुआ था, तो मैंने अपनी सारी सखियों को चिल्लाकर इसके बारे में बताया था, और मुझे उनकी ईर्ष्या का शिकार भी होना पड़ा था। एक ने तो चिढ़कर ये भी कह दिया था कि तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे तुम्हारा ही दाखिला हुआ हो। जिसका उत्तर मैंने दिया था कि मेरा हो या मेरे भैया का, क्या फर्क पड़ता है तो दोनों एक ही खून। भैया, क्या मैंने गलत कहा था? फिर तुम हॉस्टल चले गए थे, और जब जब आते थे, मैं और माँ सपनों के सुनहरे संसार में खो जाती थी। सपनों में माँ देखती थी कि तुम एक क्लिनिक में बैठे हो और तुम्हारे सामने मरीजों की लंबी लाइन लगी है। तुम एक एक करके सबको परामर्श देते, और बदले में वो एक अच्छी खासी राशि तुम्हें देते। शाम तक रुपयों से दराज भर जाती। तुम सारे रुपए लाकर माँ की झोली में भर देते। तुम बातें ही ऐसी करते थे। माँ सपने ना देखती तो क्या करती? और मैं देखती कि मैं सजी धजी बैठी हूँ। एक बहुत ही उच्च घराने से सुंदर सुशिक्षित वर मुझे ब्याहने आया है। तुम अपने हाथों से मेरी डोली सजा रहे हो, और विदाई के वक्त फूट फूट कर रो रहे हो। पिताजी हमें अक्सर सपनों से जगाने की कोशिश करते रहते थे, पर हम माँ बेटी नींद से उठकर आंखें खोलना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि तुम अपनी मीठी मीठी बातों से ठंडी हवा के झोंके जो देते रहते थे। माँ ने साथ साथ तुम्हारी शादी के सपने देखने भी शुरू कर दिए थे। उन्हें एक सुंदर सजीली दुल्हन आंखों में लाज लिए घर के आंगन में प्रवेश करते हुए नजर आती थी। माँ का पद ऊंचा उठकर सास का हो जाता था, और घर उपहारों से उफनता सा नजर आता था। हॉस्टल से आते जाते माँ तुम्हें तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती भी थी, और बांध कर भी देती थी। पता नहीं ये सब करते समय माँ में कहाँ से ताकत और हिम्मत आ जाती थी, वरना तो सिर दर्द की शिकायत से पूरे घर को वश में किए रखती थी। सपने पूरे होने का समय आ गया था।
तुमने अपनी डिग्री हासिल कर ली थी और हॉस्टल छोड़कर घर आने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक तुम्हें एक प्रस्ताव मिला। प्रस्ताव एक सहपाठिन के पिता की ओर से था, विवाह का। तुमने माँ को बताया। माँ को अपने सपने दूनी गति से पूरे होते नजर आने लगे। माँ ने भी सहर्ष हामी भर दी। मैं आज तक नहीं समझ पाई कि माँ ने स्वयं को इतनी खुशहाल कैसे समझ लिया था। इठलाती इतराती घर घर समाचार देने लगी कि डॉक्टर बहू आएगी हमारे घर, तुम्हारा विवाह हो गया। अब सबको मेरे विवाह की चिंता सताने लगी थी। माँ बहुत खुश थी। उन्होंने जो थोड़ा बहुत गहने मेरे लिए बनवाए थे उन्हें दिखाते हुए तुमसे कहा था कि बेटा इतना तो है मेरे पास, कुछ नकद भी है, तू कोई अच्छा वर तलाश कर, बाकी इंतजाम भी हो जाएगा। अब तू यहाँ रहेगा तो क्या चिंता है, समाज में मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और आर्थिक समृद्धि भी आएगी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन भाभी ने घोषणा कर दी कि अभी यहाँ क्लिनिक खोलने से लाभ नहीं है। इतना पैसा तो है नहीं आप लोगों के पास कि सारी मशीनें ला सकें। नौकरी करना ही ठीक रहेगा। मेरे पिताजी ने हम दोनों के लिए सरकारी नौकरी देख ली है, हमें वहीं जाना होगा। और तुम चले गए थे। उसके बाद तुम जब भी आते तुम्हारे साथ भाभी की फरमाइशों व शिकायतों का पुलिंदा रहता था। पर पापा की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो अब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी कर पाते। उन्हें अन्य भाई बहनों की भी चिंता थी। भैया, उन दिनों मैंने तुम्हारे चेहरे पर परेशानी व विवशता दोनों का संगम देखा था। तुम्हारी मुस्कुराहट न जाने कहाँ गायब हो गई थी। हर वक्त तनाव व चिड़चिड़ाहट ने तुम्हारे चारों ओर घेरा बना लिया था। भाभी को माँ गवार, मैं बोझ और पापा तानाशाह नजर आने लगे थे। तुमने बहुत कोशिश की कि माँ कुछ ऐसा करती रहे कि भाभी संतुष्ट रहें, पर ना माँ में इतनी सामर्थ्य थी ना ही भाभी में सहन शक्ति। धीरे धीरे तुम भी हमें भाभी की निगाहों से देखने लगे थे। कुछ तुम्हारी मजबूरी थी, कुछ तुम्हारा स्वार्थ। एक दिन तुमने माँ से कहा कि माँ, मुझे दोनों में से एक को चुनना होगा, आप सब या मेरा निजी जीवन। माँ ने इसमें भी अपना ममत्व दिखाया और तुम्हें अपने बंधन से मुक्त करके भाभी के सुपुर्द कर दिया ताकि तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखमय बन सके। उस दिन के बाद तुम यदा कदा घर तो आते थे, पर एक मेहमान की तरह और अपनी खातिरदारी करवाकर लौट जाते थे। पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और शादी भी। इसे मेरा विश्वास कहो या नादानी, अभी भी मुझे यही लगता था कि यदि तुम मेरे लिए वर ढूंढते तो पापा से बेहतर होता। और मैं कई दिनों तक तुम्हारा इंतज़ार करती भी रही थी, पर तुम नहीं आए। शादी के वक्त तुम थे, परंतु सिर्फ विदा करने के लिए। सीधे साधे पापा ने अपने ही बलबूते पर सभी भाई बहनों का विवाह कर दिया। करते भी क्या, घर का बड़ा बेटा ही जब धोखा दे जाए, हिम्मत तो करनी ही पड़ती है। मैं पराई हो गई थी। जब भी मैं माँ से मिलने जाती, माँ की सूनी आंखों में तुम्हारे इंतज़ार के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता था। माँ मुझसे कहती कि एक बार भैया को फ़ोन मिलाकर पूछ तो सही कैसा है, वो घर क्यों नहीं आता, कहो ना उससे एक बार, बस एक बार तो मिलने आए। तुमने घर आना बिल्कुल बंद कर दिया था। पापा पुरुष थे, उन्हें रोना शोभा नहीं देता था, परंतु मायूसी उनके चेहरे पर भी झलकती थी। माँ के पास सब कुछ होते हुए भी जैसे कुछ नहीं था। तुम माँ के लाडले जो चले गए थे माँ से रूठ कर, पर माँ को अपना दोष कभी समझ नहीं आया। वो अक्सर मुझसे पूछती कि क्या मुझे उसे पढ़ने बाहर नहीं भेजना चाहिए था या मैंने उसका ये रिश्ता करके गलती की। अंत में यही परिणाम निकलता कि सारा दोष मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखना ही था। सिर्फ खर्चा और कुछ ना मिलने की आस से ही ये हुआ था। पापा ने आस छोड़ दी थी, पर माँ के दिल को कौन समझाता। पापा से छिप छिप कर माँ अपनी टूटी फूटी भाषा में तुम्हें चिट्ठी लिखकर पड़ोसियों के हाथों डलवाती रहती थी, और उनकी 5-6 चिट्ठियों का उत्तर भाभी की फटकार के रूप में आता था कि हमें परेशान मत करो, चैन से जीने दो। माँ का अंतिम समय आ गया था, पर तुम नहीं आए। तुमसे मिलने की आस लिए माँ दुनिया छोड़कर चली गई और किसी ने तुम्हें भी खबर कर दी। तुम आए तो सही, पर अंतिम संस्कार के वक्त नहीं, क्योंकि शायद तुम्हें ये एहसास हो गया था कि अब मैं इसका हकदार नहीं हूँ। जीते जी माँ सदा तुम्हारा इंतज़ार करती रही और मरते वक्त भी
तुम्हारा हिस्सा मुझसे बंधवा कर रखवा गई, क्योंकि वो माँ थी और मैंने भी उन्हें मना नहीं किया, क्योंकि मैं भी आखिर बहन हूँ। पर तुम ना बेटे बन सके ना भाई। भैया, क्या इंसान स्वार्थवश इतना कमज़ोर हो जाता है कि हर रिश्ते को बलि पर चढ़ा देता है? तुम ऐसे कब थे? ये कभी मत कहना कि ये सब भाभी की वजह से हुआ। क्या तुम में इतना भी साहस नहीं था कि अपनी इच्छा से एक कदम चल पाते? यदि तुम्हारे जीवन में रिश्तों का बिल्कुल भी महत्व नहीं है, तो मेरी राखी ना मिलने पर विचलित क्यों हो जाते हो और किसी ना किसी के हाथों ये खबर भिजवा ही देते हो कि अब की बार राखी नहीं मिली? भैया, क्या सिर्फ राखी भेजने या बांधने से ही रक्षाबंधन का पर्व सार्थक सिद्ध हो जाता है? क्या इसके लिए दायित्व निभाने की ज़रूरत नहीं? आज 25 साल हो गए। इस बीच ना तो तुम मुझसे मिलने ही आए और ना ही मुझे बुलाया। इस बीच मेरे द्वारा भेजी गई राखी एक नाजुक सेतु की तरह थी, जो कि अब टूटने की कगार पर है, क्योंकि अब मेरा विश्वास व इच्छा शक्ति दोनों ही खत्म हो गए हैं। भैया, बस तुम मुझे एक बात बता दो कि यदि हम बहनें ना होती तो क्या तुम मम्मी पापा को छोड़कर नहीं जाते? क्या तुम्हारे पलायन का कारण हम बहनें थीं? हम तुम्हें कैसे विश्वास दिलाती कि हम तुमसे कभी कुछ उपेक्षा नहीं रखेंगी? तुम एक बार अपनी विवशता कहते तो सही। हो सके तो इस राखी को मेरी अंतिम निशानी समझकर संभाल कर रख लेना, क्योंकि मेरे ख्याल से तुम्हारे दिल में न सही घर में इतनी जगह तो होगी। लिखवाते लिखवाते वो महिला उत्तेजना व दुखवश कांपने लगी, पर उसकी आंखों से आंसू नहीं छलके। शायद वो सूख चुके थे, पर टाइप करने वाले लड़के की आंखें नम हो गई थी। काम पूरा हो गया था। उस महिला ने लड़के से कहा, तुम इसकी एक प्रतिलिपि निकालकर मुझे दे दो, ताकि मैं ये संदेश अपने भैया तक पहुंचा सकूं। तुम जानते हो, आज 25 वर्षों बाद मैं ये सब लिखने का साहस कर पाई हूँ। मैं सदा छोटी बहन बनकर ही रही। हाँ, एक कष्ट और दूंगी तुम्हें। इस संदेश को इंटरनेट द्वारा ऐसे ब्लॉग पर डाल दो जहाँ से ज़्यादा लोग इसे पढ़ें। हो सकता है दुनिया में ऐसे और भी भाई हों जिनमें आत्मनिर्णय व आत्मसम्मान की कमी हो। उनको इस पत्र से शायद कुछ लाभ हो जाए। ये संदेश मैं अपनी माँ को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में देना चाहती हूँ, ताकि जो दुख वो अपने सीने में दबाए इस दुनिया से विदा हो गई, उससे उन्हें कुछ राहत मिल सके। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।